नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। साथियों, आज भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसके पश्चात भारतीय संविधान को तैयार किया। तो इसी के अंतर्गत कुछ विशेषताएं देखेंगे। तो आप देख रहे हैं भारतीय संविधान क्या है, लिखित और विस्तृत संविधान है। तो भारतीय संविधान विश्व के सबसे लिखित और बड़ा संविधान है। और खासकर देखेंगे भारतीय संविधान क्या है, इसमें स्पष्ट रूप से अमेरिकी प्रभाव का देख रहे हैं, यानी अमेरिकी संविधान के रूप में समतुल्य है। साथ ही देखेंगे क्या है कि भारतीय संविधान जब बना था तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। तो वर्तमान संदर्भ में ये काफी बढ़ गया है कि अनुच्छेद देखें तो 465 अनुच्छेद, 22 भाग के जगह 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। कहीं ना कहीं ये बढ़ा हुआ है, लेकिन मूल अर्थ में अगर आप देखेंगे तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां ही है। अब संविधान के प्रस्तावना देख रहे तो भारतीय संविधान में आप स्पष्ट रूप से देखेंगे उत्कृष्ट प्रस्तावना का उल्लेख है, जिसे हम भारत के लोग, तो जनता की भावनाएं और अवस्थाओं को उसमें शामिल किया गया है। इसी कारण संविधान निर्माताओं का विचार को इसमें जानने, समझने और प्रस्तावना को एक तरह से कुंजी के रूप में रखा है। अब लोग संप्रभुत्व संपन्न राज्य करने से आजादी से पहले हम संप्रभु नहीं थे, क्योंकि हमारी संप्रभुता इसमें थी, ब्रिटेन में थी। लेकिन जैसे ही देश आजाद होती है और हम अपना संविधान बनाकर तैयार कर लेते हैं तो हम संप्रभु हो जाते हैं। क्योंकि संप्रभुता का अर्थ ही क्या होता है कि आंतरिक और बाह्य रूप में हम स्वतंत्र हो और किसी बाह्य हस्तक्षेप से मुक्त है। इसी तरह सारा चीज का उल्लेख है। फिर देखेंगे संसदीय सरकार की बात करें तो ये आप लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करें तो लोकतंत्र क्या है, जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन का संचालन, यानी जनता क्या करती है, अब निर्वाचन के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से चुनकर अपना प्रतिनिधि को भेजती है और वो शासन का संचालन करती है। गणराज्य क्या है, तो गणराज्य का अर्थ है कि जैसे बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष, यानी राष्ट्राध्यक्ष क्या हो, निर्वाचित हो, ब्रिटेन के सम्राट की तरह क्या हो, आनुवांशिक नहीं हो। और साथ ही जो भारत सरकार के भिन्न छोटे बड़े पद हैं उस पर भरने के लिए या उस पद पे पहुंचने के लिए आप पूर्ण रूप से क्या गया है, योग्यता के अनुसार उसे भरने की बात की गई है, ना कि वंशानुगत के आधार पे। अब संसदीय सरकार की बात करें तो भारत में संसदीय सरकार है, यानी भारत में ब्रिटेन का शासन था तो गुलाम था भारत, तो भारत क्या है, ब्रिटेन के शासन व्यवस्था को अपना लिया और ब्रिटेन के शासन व्यवस्था को अपना लिया। तो यहाँ एक चीज देखेंगे कि सर्वोच्च सत्ता किसके पर, यानी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। लेकिन राष्ट्रपति अपने शासन कार्य, अपने सारे कर्तव्यों का पालन मंत्रिपरिषद के माध्यम से करते हैं। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन है, तो प्रधानमंत्री है। इस तरह मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। फिर देखेंगे एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारत में एकीकृत एक न्यायपालिका और स्वतंत्र विचारधारा की न्यायपालिका, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है, राज्य में उच्च न्यायालय है और अधीनस्थ न्यायालय है। और इस तरह ये न्यायपालिका की सारी व्यवस्था रही है। और यहाँ पे एक चीज देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय संसदीय अदालत है, यानी पूरे देश के लिए एक अदालत है जो अपीलीय अदालत है। खासकर देखेंगे संविधान में मौलिक अधिकारों को रक्षा करता है। और संविधान का सर्वोच्च या संरक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के अंदर आप एक चीज देखेंगे जी कि न्यायालय जो में जस्टिस जो है, यानी जज जो है, उनकी नियुक्ति, पद में च्युति या फिर योग्यता के आधार पर वेतन भत्ता, सारा चीज संविधान में इस तरह का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे संसदीय प्रभुता और न्याय सर्वोच्चता का समन्वय। तो ये दोनों समन्वय कैसे स्थापित कर लिया गया है, तो आप देखिए ब्रिटेन के संविधान क्या है, अलिखित है। और अलिखित संविधान होने के कारण वहाँ क्या है कि न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार नहीं है। लेकिन अमेरिका संविधान लिखित है और वहाँ न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो यहाँ देखेंगे जब इस दोनों रूप को ले है, और इस भारत क्या किया है कि भारतीय संविधान में दोनों को के अंतर्गत एक मध्यम मार्ग का उपयोग किया गया। क्यों कि भारतीय संसद द्वारा जो कानून बनाई गई है संविधान के अंतर्गत, तो संरचना को किसी तरह का नुकसान ना हो, इस पर न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। किनको, न्यायपालिका को है। तो ये न्यायपालिका ये देखती है कि संसद जो कानून बना रही है क्या वो संविधान के हित में है या नहीं है, ये पुनरीक्षण कर सकती है। फिर देखेंगे हम लोग कि कठोर और लचीला संविधान। तो कठोर और लचीला संविधान कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का क्या है, एक साथ कठोर और लचीला दोनों है, यानी दोनों का मिश्रण है। कैसे, इसमें कुछ प्रावधानों को संशोधन करना बहुत ही कठिन है, बहुत जटिल है।
क्योंकि इसमें देखेंगे कि इसके लिए विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे संविधान है जो प्रावधानों को संसद में क्या है साधारण बहुमत के माध्यम से ही संशोधित किया जा सकता है। तो ये क्या है लचीलापन है। इसलिए डीडी बसु ने क्या किया है, भारतीय संविधान जो है ना कठोर है और लचीला, यानी कि अनम्य अनम्य का मिश्रण है, ये इन्होंने कहा है। अब यहाँ साथ में कहेंगे एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। तो यहाँ देखेंगे भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण ये विशेषता रही है कि भारत संघात्मक होते हुए भी केंद्रीयकरण का एक प्रभाव, एक प्रबल चीज केंद्रीकरण में क्या है नीति है। कैसे, अब देखिए यहाँ पे कि भारत में क्या है एक केंद्र में शासन जो सर्वोपरि है, राज्यों में शासन है तो दो संघात्मक शासन व्यवस्था के रूप में दिखाई दे रही है। लेकिन ये आपातकालीन व्यवस्था में एकात्मक शासन हो जाता है। क्यों एकात्मक किस रूप से आप देखेंगे तो जैसे आप आर्टिकल 1 में लिखा गया भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट, ये लिखा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर कि एकल नागरिकता है, एकल न्याय व्यवस्था है, एकल निर्वाचन पद्धति है। तो ये सारे प्रक्रिया जो है एकात्मक की ओर प्रदर्शित करती है, एकात्मक प्रावधान को बतलाती है। अब यहाँ पे एकल नागरिकता, तो भारत में ब्रिटेन अमेरिका के संविधान में क्या है वहाँ द्वैल नागरिकता का प्रावधान है, राज्य के लिए अलग, देश पूरे देश के लिए अलग। लेकिन भारत में ऐसा नहीं किया गया। भारत में पूरे भारतवासियों के लिए चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो को महत्व नहीं रखता है, यानी पूरे देश के लिए एक नागरिकता की व्यवस्था की गई है, जिसे सिंगल हम लोग कह सकते हैं सिटीजनशिप। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे भारत का प्रत्येक नागरिक को भारत का नागरिक होना बोला गया है, किसी प्रांत का नागरिक होने की बात नहीं कही है। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार क्या है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से चुनकर प्रतिनिधि को भेजते हैं और वो शासन व्यवस्था संचालित करते हैं। लेकिन उस समय जब वयस्क मताधिकार या वोट देने का जो अधिकार था वो वर्ष उनकी कितनी थी 21 वर्ष, यानी 21 वर्ष की आयु व्यक्ति क्या करती वोट दे सकती थी। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में क्या किया गया, वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस तरह वोट देने का अधिकार को प्रावधान किया गया। और साथ में देखेंगे ये वयस्क मताधिकार एक लोकतंत्र, एक सफल लोकतंत्र का एक आधारशिला है। अब मूल अधिकार देख रहे हैं तो मूल अधिकार ही आप देखेंगे इसको उल्लेख किसने मिल रहा है, तो भाग 3 में इसका उल्लेख है और इसे अमेरिका के संविधान से लिए हैं। और ये अनुच्छेद देखेंगे तो 12 से 35 इसमें उल्लेख है। अब मूल अधिकार की अगर प्रावधान की बात करें, मूल अधिकार क्या है, तो एक तरह से देखा जाए तो राज्य के विरुद्ध जनता को संविधान के माध्यम में अधिकार दिया गया है, राज्य जनता के अधिकारों को हनन ना करे। अगर राज्य या सरकार जनता के अधिकारों को हनन करती है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकती है या हाई कोर्ट जा सकती है। तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकती है, अनुच्छेद 226 के तहत कहाँ रिट दायर कर सकती है, उच्च न्यायालय में। इस तरह यह अधिकार दिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा लोक कल्याण की व्यवस्था को प्रावधान करके अंतर्गत लाया गया है संविधान में, यानी कल्याणकारी व्यवस्था को यहाँ पे दर्शाया गया है। अगर राज्य कल्याण के कार्य नहीं कर रही है तो इस पर रिट दायर नहीं किया जा सकता है, यानी न्यायालय में ये वाद योग नहीं है। मूल कर्तव्य, तो अब जैसे कि मूल कर्तव्य क्या है, तो ये भाग 4 का क अनुच्छेद 51 का क में रखा है, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अगर अनुच्छेद को हम लोग देखेंगे ना तो 36 से 51 में उल्लेख है। और मूल कर्तव्य क्या है कि भाग 4 का क में रखा गया है और क्या है अनुच्छेद 51 का क, तो मूल कर्तव्य रसिया से लिया गया है, ठीक है। और रसिया से लिया गया है तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी से मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है और ये स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर रखा गया है। फिर पंथ निरपेक्ष राज्य, तो आप देखेंगे पंथ निरपेक्ष की क्या समझ रहे हैं, धर्म के मामले में सरकार क्या करेगी, तटस्थ रहेगी, यानी सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान करेगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को के पार्टिकुलर क्या करे संरक्षण प्रदान करे। यानी धर्म के मामले में क्या है, भारत ये पूरी तरह से क्या है निरपेक्ष है, यानी किसी भी धर्म को राजधर्म घोषित नहीं करेगी। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, मनन कर सकता है, लेकिन हाँ इस पे किसी तरह का देश हित के लिए या यानी देश की अखंडता के लिए या आपसी समन्वय की व्यवस्था में, यानी किसी भी तरह की कोई भी सदाचार व्यवहार में अगर स्वास्थ्य में किसी तरह का आप देखेंगे उल्लंघन हो रहा हो तो सरकार इस पर युक्ति
क्या करेगी, प्रतिबंध लगा सकती है। समाजवादी व्यवस्था की धारणा ये है कि भारत में समाजवादी व्यवस्था कैसी होना चाहिए, तो गांधीवादी समाज व्यवस्था यानी शोषण रहित समाज व्यवस्था की यहाँ संकल्पना की गई कि यहाँ खासकर आर्थिक और सामाजिक शोषण से को समाप्त करने का बात किया गया है। अल्पसंख्यकों हितों की रक्षा की बात तो देख रहे हैं कि संविधान में उल्लेख है, अनुच्छेद 29 और 30 में उल्लेख है। 29 में स्पष्ट रूप से आप देखेंगे ये व्यवस्था दी गई है कि अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। साथ ही अनुच्छेद 30 में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, उनका प्रशासनिक व्यवस्था कर सकता है। ये सारे चीज विशेषताओं में उल्लेख है। तो साथियों यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ आजकल एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस टर्म पे आप एक एक पार्टिकुलर के लिए मैंने उल्लेख किया है और मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको ये बड़ी बातें समझ में अवश्य आई होगी। तो ये वीडियो कैसी लगी साथियों आप अवश्य बताएं, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।